हाँ जी, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल जी? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और सब बढ़िया? यार ये इसमें इंटरफेस में थोड़ा सा कोई अपडेट हुआ है क्या? आपके उधर भी हुआ है कुछ अपडेट? नहीं हुआ है। मेरे को तो बिल्कुल सब कुछ नया नया लग रहा है यार। बढ़िया है जी, बढ़िया है। चलो नाइस। आने दो भाई, सबको शुरुआत करते हैं। और बताओ, आप बताओ, आप कैसे हैं? डेस्कटॉप वर्जन में नहीं हुआ है। चलो खैर, एक मिनट रुकना यार, एक मिनट होल्ड करो। चलिए जी, फिर करें शुरुआत। रेडी हैं सभी? कल वाला रिवाइज कर लिया आपने? कर लिया रिवाइज? हाँ, बिना रिवीजन के देखने का फायदा नहीं है भाई। ठीक है। हाँ, जिसने पहले कंप्लीट नहीं किया तो पहले जो बैकलॉग बचे हुए हैं कृपया करके उनको देखें। 8th सेशन है, इससे पहले 7 सेशंस हो चुके हैं, तो पहले उनको देखें भाई, रैंडमली कुछ भी ना देखें। चले? चलो जी। तो कल सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने यूज जो आपको स्ट्रक्चर बताया था, वो स्ट्रक्चर जो तोड़ के मैंने समझाया था, स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही गया था आपको कि कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं, है ना? ये तो पता लग ही गया था कि सिंगुलर हो तो लगाते हैं, प्लूरल हो तो नहीं लगाते। उसके बाद फिर कुछ आई के बारे में बताया था, एक्सेप्शन, कुछ ध्यान होगा तो, है ना? कि आई वैसे तो सिंगुलर होता है, लेकिन सिर्फ एम और वॉज में सिंगुलर होता है, बाकी हर जगह प्लूरल होता है, ये सुन लो। और फिर कुछ यूजेस बताए थे। एक तो हैबिचुअल एक्शन का बताया था कि रिपीटेड एक्शन में प्रेजेंट टेंस यूज होता है, सिंपल वाला। और हम कैसे पहचानेंगे कि लिखा हुआ सेंटेंस हैबिट बता रहा है कि नहीं बता रहा है? हम कैसे पहचानेंगे लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो हैबिट बता रहा है कि नहीं बता रहा है? कुछ टाइम एक्सप्रेशंस बताए थे उनके थ्रू, है ना? कुछ टाइम एक्सप्रेशंस बताए थे, इनके थ्रू पहचानेंगे कि यहाँ पे हैबिट बताई जा रही है, हैबिट बताई जा रही है, तो प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऑलवेज के बारे में बताया था। ऑलवेज ड्यूल फंक्शन करता है, ऑलवेज हैबिट भी बताता है, इरिटेशन भी बताता है। वो आपको सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर उसको चीज को समझना पड़ेगा, है ना? और फिर कुछ आपको यूनिवर्सल ट्रुथ वाला पॉइंट बताया था मेरे ख्याल से, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूनिवर्सल ट्रुथ में भी यूज होता है, चाहे वो बात कल ही क्यों ना कही गई हो, चाहे वो 5000 साल पहले क्यों ना कही गई हो, अगर आज भी वो सच है तो उसमें प्रेजेंट टेंस लगेगा, है ना? चले। तो अगला जो यूज है आपके सामने भाई, उस यूज का जो नाम है, पहले नाम बताता हूं मैं। उसका नाम है फिक्स्ड एक्शंस इन फ्यूचर। ये नाम है जी, फिक्स्ड एक्शंस इन फ्यूचर। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर टेंस तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, वो भी सिंपल प्रेजेंट, लेकिन ये फ्यूचर का यूज कहाँ से आ गया? कुछ आ रहा है माइंड के अंदर? ये फ्यूचर का यूज कहाँ से आ गया? ये कैसे हो गया? तो एक्चुअल में क्या है, पहले आप फ्यूचर की थोड़ी बहुत कहानी समझो। फ्यूचर की कहानी कुछ यूं है कि फ्यूचर का एक स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है? ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भाई सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्यूचर में यूज होता है। जैसे मुझे बोलना है कि मैं वहां कल जाऊंगा, तो आई विल गो देयर, है ना? मैं ऐसा करूंगा, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, बोलते हैं ना ऐसा। तो फ्यूचर की कोई भी बात हमने करनी है तो हम ये बात जानते हैं कि फ्यूचर के लिए विल और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। अब आपके सामने नीचे 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, क्या तीनों के तीनों फ्यूचर की बात कर रहे हैं? क्या तीनों फ्यूचर की बात कर रहे हैं? कर रहे हैं। कैसे? कॉलेज जो है नवंबर में फिर से खुलेंगे, वो जल्द ही एक फ्लैट खरीदेगा, और पीएम जो है कल एक स्पीच देंगे। तो सारी बातें फ्यूचर की हो रही है कि कल स्पीच देंगे, जल्द ही खरीदेगा, नवंबर में फिर से खुलेंगे। तो अगर फ्यूचर है तो फिर फ्यूचर में ये वाला स्ट्रक्चर आना चाहिए। आ रखा है स्ट्रक्चर ये वाला? हाँ जी, आ रखा है। ये रहा सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म। अभी आपको ये नहीं जानना है, अभी आपको ये नहीं जानना है कि विल और शेल में क्या डिफरेंस है, वो हम जब फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तभी जानेंगे। अभी आप इन बारीकियों में मत पढ़ें। अभी बस ये जाने कि फ्यूचर के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है, दैट इज इट। पहला पॉइंट। अब ये बात क्यों बताई जा रही थी, इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि फ्यूचर में ना बेसिकली दो टाइप के एक्शंस होते हैं।
एक होते हैं फिक्स्ड, एक होते हैं नॉन फिक्स्ड। ठीक है, एक होते हैं फिक्स्ड और एक होते हैं नॉन फिक्स्ड एक्शंस। सर फिक्स्ड और नॉन फिक्स्ड में क्या फर्क है? नाम से ही पता लग रहा है ऐसे एक्शन जो होंगे ही होंगे फ्यूचर में वो फिक्स्ड है, और जो जिनकी संभावना नहीं है होने की, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो वो नॉन फिक्स्ड है। इतना तो समझ में आ रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि चाहे फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन हो चाहे नॉन फिक्स्ड हो, किसी भी तरीके का एक्शन हो, विल शैल का यूज तो दोनों में करते हैं। विल शैल और फर्स्ट फॉर्म का यूज तो दोनों में करते हैं, फिक्स्ड में भी और नॉन फिक्स्ड में भी। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई फिक्स्ड एक्शन है, फिक्स्ड एक्शन, तो उसके अंदर हम ये वाले स्ट्रक्चर के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज करते हैं, और वही हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस कि कहाँ कहाँ यूज होता है। ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में फिक्स्ड होते हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्चर को। सर एग्जाम्पल अभी देंगे, पहले दोबारा बात को दोबारा से समझिए एक बार। फ्यूचर के दो एक्शन, एक फिक्स्ड और एक नॉन फिक्स्ड। चाहे फिक्स्ड हो चाहे नॉन फिक्स्ड हो, दोनों में यूज करेंगे फ्यूचर वाला स्ट्रक्चर, तो विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला। लेकिन अगर फ्यूचर का कैसा एक्शन है, फिक्स्ड एक्शन है, तो हम उसमें प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हैं, नॉन फिक्स में नहीं आता है। पहला पॉइंट। थियोरिटिकल बात सबको समझ में आ गई। अभी इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे तो समझ में आएगी बात। आपके सामने 3 सेंटेंसेस है बेटा, मुझे बताएंगे इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन से सेंटेंस को पढ़ के आपको फील आ रही है कि ये फिक्स्ड है और ये नॉन फिक्स्ड है। कौन से सेंटेंस को पढ़ के आपको थोड़ा बहुत मतलब हल्का बहुत भी फील आ रहा है कि भाई ये फिक्स्ड है और ये नॉन फिक्स्ड है? मैंने कहा कॉलेज नवंबर में फिर से खुलेंगे। अच्छा पहली बात तो फिक्स का मतलब 100% नहीं होता, फिक्स का मतलब 99% होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1% तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है भाई। समझते हैं इस चीज को? आप भी कह दे कि भाई मैं बैंक पीओ बनूंगा ही बनूंगा, है ना, आईएएस बनूंगा ही बनूंगा, ना बनो भाई। पता है कुछ, क्या पता जिंदगी में कुछ और लिखा हो, किसी और मोड़ पे जाके पहुंच जाओ और वो इससे अच्छा हो, है ना। तो पॉइंट ये कि भाई फिक्स तो कुछ नहीं होता है, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट। तो जब भी हम फिक्स की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं भाई? 99%। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जैसे कॉलेज है, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि नवंबर में ना कॉलेज फिर से खुलेंगे, तो कॉलेज कोई एक इंसान थोड़ी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जो भी बातें कही जाती है, कोई एक बंदा आके तो कहता नहीं है, नोटिस जारी किया जाता है सबकी सहमति के साथ, उनकी मैनेजमेंट की। और अगर किसी की मैनेजमेंट में सहमति के साथ अगर कोई नोटिस जारी किया जा रहा है तो मतलब चांसेस हैं वो चीज होगी ही होगी। क्यों? जैसे गर्मियों की छुट्टियों के बाद कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल ना खुले हो, या फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर आया हो तो कॉलेज ना खुले हो? ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। मतलब ये काम होने की पूरी पूरी संभावना है। एक आधा परसेंट, जैसे कोरोना आ गया था अभी, नहीं भी हो, है ना, एक आधा परसेंट कुछ हो जाए तो वही 1% है कि कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज 99% ये चीज होगी। तो क्या मैं यहाँ साइड में लिख दूं कि ये फिक्स्ड है? लिख दूं फिक्स्ड है? ठीक है। मैंने कहा वो जल्द ही एक फ्लैट खरीदेगा, जल्द ही। अब जल्द ही का क्या मतलब है भाई? यहाँ से आपको कुछ सर्टेनिटी दिख रही है कब खरीदेगा? खरीदेगा भी नहीं खरीदेगा, आपको यहाँ पे फिक्स का पता नहीं लग रहा है, तो आप इसको फिक्स कह ही नहीं सकते। तो फिर दूसरी कैटेगरी एक और ही है हमारे पास, बस नॉन फिक्स्ड। लेकिन मैंने कहा जो पीएम है कल एक स्पीच देंगे। अब पीएम कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं भाई, प्रधानमंत्री जी हैं हमारे। तो ऐसा तो होगा नहीं एक रात पहले मोदी जी को कॉल कर दिया होगा, हाँ वही पहुंच जाना वहां पे, ऐसा तो होगा नहीं ना भाई कि भाई मोदी जी कल बताया उनको आज स्पीच देने पहुंच जाएंगे। भाई जब भी पीएम की स्पीच होती है 2-2 3-3 महीने पहले चीजें, शेड्यूल उनका सेट हो जाता है। और जहाँ पे स्पीच देनी होती है वहां पे भी हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, स्टेज बिछनी, मार्केट में जो पम्पलेट्स वगैरह बटने या फिर फ्लेक्स लगने, सारी चीजें बहुत पहले शुरू हो जाती हैं। तो मतलब पूरे पूरे चांसेस हैं कि होगा ही होगा ये काम, 1% है कि ना हो, कुछ बीच में प्रॉब्लम आ जाए तो लिख दो साइड में भाई फिक्स्ड है। यहां तक कहानी समझ में आई? अभी हम पीछे क्या देख के आए? हम ये देख के आए कि फ्यूचर के दो एक्शन है, एक तो फिक्स और एक नॉन फिक्स। अब चाहे फिक्स हो चाहे नॉन फिक्स हो, दोनों में ही आप विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं। देखो यहाँ पे भी चाहे फिक्स हो चाहे नॉन फिक्स हो, विल शैल और फर्स्ट फॉर्म से तो लिख ही सकते हो फ्यूचर को, ये तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगली बात क्या थी?
अगर फ्यूचर का कोई फिक्स्ड एक्शन है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी लिख सकते हो, नॉन फिक्स्ड को नहीं लिख सकते। तो ऊपर वाला मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस है और जो थर्ड सेंटेंस है, इन दोनों को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी लिख सकते हो। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस बोलो। हाँ, तो सब्जेक्ट हो गया कॉलेज, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है, तो मेन वर्ब कौन सी है? रीओपन। और कॉलेज सिंगुलर है तो इसे भी क्या कर देंगे? सिंगुलर कर देंगे, रीओपन्स। सिमिलरली पीएम के आगे हमें वर्ब चाहिए, गिव कर दी हमने, क्योंकि विल तो आता ही नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर कर दी। तो अब आप सेंटेंस को फर्स्ट वाले को चाहे आप ऐसा बोलो द कॉलेज रीओपन्स इन नवंबर, चाहे आप ऐसा बोलो द कॉलेज विल रीओपन इन नवंबर, बोथ सेंटेंसेस आर सेम। दोनों सेंटेंसेस में फ्यूचर की बात हो रही है, बस तरीके हैं लिखने के कि फ्यूचर को आप प्रेजेंट टेंस से भी लिख सकते हो अगर फिक्स्ड है तो। और बच्चे को ये बात नहीं पता होती है। बच्चा देखता है टुमारो लिखा हुआ है तो मन में टुमारो आता है तो उसको लगता है फ्यूचर, और फिर वो बचपन वाली बातें ध्यान आती है, अरे बचपन में बताया गया था फ्यूचर के लिए तो गागेगी होता है, और गागेगी तो विल शेल डिनोट करता है। तो बच्चा विल शेल को तो सही मानता है, लेकिन जैसे ही गिव्स लिखा देखता है वो सोचता है यार फ्यूचर में प्रेजेंट टेंस ये कैसे आ गया, हमें तो गागेगी से पढ़ाया गया था, उसे गलत करा था। जबकि ये सही है भाई, फ्यूचर में भी प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं। ठीक है जी, अगर फिक्स्ड है तो। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। हाँ, एग्जामिनेशन में एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी इस तरीके का सेंटेंस नहीं देगा आपको, इसी यही लिख के देगा अगर देगा भी तो, जैसे कॉलेज रीओपन्स, द पीएम गिव्स अ स्पीच टुमारो। क्यों करके देगा? क्योंकि नीचे वाला तो आसान है ना, मतलब विल वाला तो वो तो सभी बता देंगे ना भाई, ये तो सबको ही पता होता है कि फ्यूचर के लिए विल आता है। वो प्रेजेंट लगा के देगा ताकि आप इसमें गलती करो, जबकि कोई गलती नहीं है, नो एरर होता है। अब सर ऐसा क्यों होता है, ये फ्यूचर में हम लोग प्रेजेंट टेंस क्यों यूज करते हैं? आप ना ज्यादातर ये चीजें न्यूज़पेपर में देखेंगे, आप ज्यादातर ये चीजें न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में देखेंगे। आप कभी भी उठा के देखना, उसमें फ्यूचर का कोई टेंस नहीं मिलेगा आपको, मतलब फ्यूचर का कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, विल शेल वगैरह। क्यों? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हेडलाइन क्या होती है, बहुत क्रिस्प तरीके से लिखी होती है, कम से कम शब्दों में उसे बड़ी से बड़ी बात को कहना होता है। क्योंकि बाकी सारा आर्टिकल होता है ना एक्सप्लेन करने के लिए, तो हेडलाइन में तो बस मोटी मोटी बात लिखनी होती है। तो शब्द बहुत ज्यादा ना हो जाए, शब्दों को सेव करने के लिए वो फ्यूचर का यूज ही नहीं करते हैं, वो फ्यूचर में भी प्रेजेंट टेंस बताते हैं। मोदी गोज टू लंदन ऑन मंडे, अब मंडे को जाने वाला है भाई, है ना? तो अब क्या कर रहे हैं, उसमें भी गोज लगाया हुआ है, विल गो होना चाहिए था जब मंडे को जाएंगे तो वो गोज लगा रहे हैं भाई, होता है ऐसा। तो ये शब्दों को सेव करने के लिए करते हैं, क्योंकि हेडलाइन में क्रिस्प बातें लिखनी होती है, कम से कम शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, ये रीजन है। ठीक है भाई? हाँ, कमेंट्री में भी होता है बिल्कुल ऐसा। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? आपके सामने जो दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, क्या दोनों को मैं विल शेल से और सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिख सकता हूं? एक बार देखो, दोनों को लिख सकता हूं। पीएम कल एक स्पीच देंगे, फिक्स था। ठीक है। मैच शाम को 7 बजे शुरू होगा, फिक्स है? होगा ना भाई, लोग सट्टा लगा के बैठे हैं यार, हैं? होगा भाई, 1% चांस है बारिश आ जाए, अदरवाइज भाई होगा। ठीक है। अगर फ्यूचर है तो विल शैल आ सकता है, आया हुआ है, आया हुआ है, आया हुआ है। क्या प्रेजेंट टेंस भी लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ। तो पीएम सिंगुलर है, आगे गिव्स कर दिया, मैच सिंगुलर है, आगे स्टार्ट्स कर दिया। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा है। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दिखाता हूँ, आप मुझे बताना कि सही है कि गलत है। ये 3 सेंटेंस आपके सामने, क्या तीनों में प्रेजेंट टेंस ठीक लिखा हुआ है? वो जल्दी से चेक करके बताएंगे भाई। हम्म, सही है, पक्का। चलो नाइस। जो ट्रेन है शाम को 6:30 बजे जाएगी, फिक्स्ड है? हाँ भाई फिक्स तो है। कैसे फिक्स्ड है जी? कि भाई 6:30 नहीं जाएगी तो भाई 6:35 पे चली जाएगी, जाएगी तो सही ना। पहली बात तो 6:30 आ जाएगी, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो तो क्या हो गया, जाएगी तो सही। मेन काम क्या है?
मेन काम क्या है? जाना। वक्त मेन नहीं है। 7 बजे चली जाएगी, 8 बजे चली जाएगी, अरे आज कैंसिल हो जाएगी, कल चली जाएगी, जाएगी ना। अब आप मत बुलाती है मगर जाने का नहीं है। चलो, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आप हमेशा एक्शन पे फोकस करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। द ट्रेन लीव्स एट 6:30 इन द इवनिंग। क्या मैं वैसे विल लीव भी कर सकता हूँ? विल लीव कर सकता हूँ बेटा इसे? हाँ, विल शेल तो किसी में लगा लो आप, फ्यूचर का तो कोई भी टेंस में, कोई भी सेंटेंस में आप लगा लो, उसमें तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। ग्रैंडफादर जो है रिटायर होंगे 28 नवंबर को। होंगे, वो रिटायरमेंट तो यार फिक्स हो जाती है, बल्कि क्या हो सकता है, क्या कारण आ जाएगी रिटायरमेंट ना हो? भाई रिटायर होंगे, फिक्स्ड है भाई। 1% चलो कुछ हो सकता है भाई, उसमें मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ गई हो, कोई जगह ना मिल रही हो तो बात अलग है, अदरवाइज होंगे, है ना। पास्ट में भी हो सकते हैं विकास, लेकिन हम अभी पास्ट नहीं पढ़ रहे हैं ना बेटा, अभी हम फ्यूचर के लिए सीख रहे हैं चीजें, ठीक है। चलो वही है, स्कूल जो है रीओपन होंगे अक्टूबर में। स्कूल एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो होंगे ही होंगे, वो चीज कंफर्म्ड है, तो रीओपन्स लगा सकते हैं। और इन सब में हम विल शेल का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। विल लीव भी बोल सकता हूँ, विल रिटायर भी बोल सकता हूँ, और विल रीओपन भी बोल सकता हूँ। ऑल्दो ये तीनों सेंटेंसेस में नो एरर है। कभी स्कूल में वैसे हुआ नहीं है ऐसा, वैसे हुआ नहीं है ना, कि भाई गर्मियों की छुट्टियां बढ़ी उसके बाद छुट्टी पड़ी, मतलब वो हो गया है, ओ बिल्कुल ही ऑफ हो गया है, ऐसा कभी हुआ है क्या? बिल्कुल ही ऑफ हो गया। भाई 5 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती थी ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। भाई साहब मजे हो गए, 5 दिन की छुट्टी पड़ गई, अलग ही जन्नत मिल जाती थी। अब तो सारा छुट्टियों का काम कर दूंगा, क्योंकि हमने पूरी छुट्टियों तो काम किया नहीं होता है, आखिरी में आके हम सोचते हैं, फिर भी नहीं करते हैं हम तो। स्कूल शुरू होने के बाद 3 दिन जो कॉपी चेक होने में, क्योंकि टाइम लगता है, सबकी कॉपी एक साथ चेक हो नहीं सकती है, तो हम तब बना रहे हैं भाई कॉपी, है इन 3 दिनों में बनाएंगे, अब स्कूल शुरू हो गया है तो। खैर, हाँ क्या पूछ रहे हो? सर हाउ कैन वी डिटरमाइन विच वन इज पास्ट एंड विच वाज इन फ्यूचर? भाई पास्ट टेंस पढ़ोगे ना, अभी आगे आएगा ना, आएगा ना, तो समझ में आएगा, सारी डिटर्मिनेशन क्लियर हो जाएगी। अभी तो प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो, तो चैप्टर पढ़ो पहले पूरा, उसके बाद कोई दुविधा आए तो बताना, ठीक है। चलो, ये सेंटेंस में एरर बताओ, इस सेंटेंस में एरर बताओ। बी है? आर यू श्योर? अरे भाई टुमारो लिखा हुआ है, टुमारो में पास्ट कैसे आ सकता है V2? अब फ्यूचर है, फ्यूचर में तो आप या तो विल शैल और फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, या प्रेजेंट टेंस यूज कर लो, या प्रेजेंट टेंस यूज कर लो फ्यूचर के लिए, फिक्स में क्योंकि आता है। अब देख लेते हैं एक बार, उसका जो भाई है वापस आएगा 3 साल के बाद, तो उसने इंस्ट्रक्ट किया घर वाले को या घर वाले स्टाफ को कि भाई घर को ना एप्पल पाई ऑर्डर में सजा दो। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है कि नीट एंड क्लीन कर दो, परफेक्ट ऑर्डर में ले आओ। यस और नो? क्लियर? अब पॉइंट क्या है यहाँ पे? मजाक थोड़ी कर रहा होगा, प्रैंक कर रहा है क्या उसको भाई? है, वो देखो कैमरे में आपके साथ प्रैंक हुआ है प्रैंक कर रहा होगा, वहां से जूम कॉल करेगा भाई, प्रैंक हो गया तेरे साथ, प्रैंक कर दिया मैंने। भाई आएगा यार, वो बातों से पता लग रहा है 3 साल बाद आ रहा है, उसकी बहना ने कह दिया, बहना या जो भी है, घर वाली है जो भी है, वो कह रही है उसे भाई घर को सजा दो, सारे नौकर चाकर को लाइन में लगा दिया। नहीं, तो पॉइंट ये कि फिक्स्ड है ये। अब फ्यूचर का है, अब ये तो आ नहीं सकता, गलत है, नो इम्प्रूवमेंट। विल के बाद रिटर्निंग कुछ होता नहीं है, नहीं होता ना विल रिटर्निंग, विल रिटर्न होता तो 1% कंसिडर करता, विल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हो सकता है, ये तो पास्ट में है, और हैज रिटर्न भी पास्ट में होता है, गलत हो गया, सिर्फ बी आंसर है आपके पास। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया। अभी पॉइंट एक और है यहाँ पे, कि अगर यहाँ विल रिटर्निंग की जगह विल रिटर्न होता तो आप क्या करते? अगर यहाँ पे विल रिटर्न होता तो आप क्या करते? क्योंकि विल रिटर्न भी यूज होता है फ्यूचर में, और रिटर्न्स भी यूज होता है। हाँ बिल्कुल सही। तो ऐसे केस में भाई एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, बोथ ए एंड बी, आप चूज कर ही नहीं सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी आप सोचो कोई एक को चूज कर दो, इनमें से हो ही नहीं पॉसिबल, जब दोनों ही आते हैं तो फिर क्या लॉजिक लगाओगे, ऐसे तो कंफ्यूज ही होते रहोगे, तो दोनों ही यूज होते हैं ना, क्योंकि, ठीक है जी। चल आगे बढ़े, अगली टाइप पे आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका है आपका, लेकिन उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है वो खत्म हो गए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हो कि नहीं समझते हो, या भूल गए हो? भूल गए ना? भूल गए? चलो, अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। आपने देखा एक में भी इंटेरोगेशन नहीं था और एक में भी क्या नहीं था, नेगेटिव नहीं था। तो हमने 3 यूज पढ़े, एक तो हैबिट बताने वाला, वो आप पहचान लोगे। दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ का, वो आप पहचान लोगे। और तीसरा फिक्स्ड एक्शन वाला। यही 3 पढ़े, और भी हैं इसके अंदर वैसे तो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, बुक की कमेंट्री में, है ना, प्लेज या टाइटल के किसी डायलॉग में, और भी बहुत जगह आता है। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, यूजलेस बातें हैं वो सारी, ठीक है, इतनी पढ़नी है अभी। अब लेकिन इसका ना इंटेरोगेशन और नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं इनके, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ना वो स्ट्रक्चर नहीं आता, ये वाला जो हम पढ़ के आए हैं, ये स्ट्रक्चर यूज नहीं होता। एक्चुअल में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होता है, डू और डज का। स्ट्रक्चर थोड़े से बदलते हैं। इसमें जो डू होता है ना, डू ये आपका प्लूरल वर्ब होता है, और जो डज होता है ये कौन सा होता है, ये सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं, ये स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके सामने ऊपर बने हुए हैं। देखो भाई एक बार जल्दी से, ये इंटेरोगेशन का स्ट्रक्चर है और ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। कैसे भाई इंटेरोगेशन और नेगेटिव, बेसिक सी बात है, बड़ी बेसिक सी, समझना। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। अब यहाँ पे इसको सिंगुलर नहीं करते हैं, ये तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ये सिंगुलर प्लूरल होता है, हेल्पिंग वर्ब आ गई ना। अब समझ रहे हो मेरा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटेरोगेशन में और नेगेटिव में आप कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाते हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। कैसे जी? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का यूज करोगे, और डज में ऑलरेडी एस लगा पड़ा है तो यहाँ पे आप नहीं लगाओगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करोगे, और प्लूरल में तो वैसे ही एस नहीं आता है। तो जब भी सेंटेंस में डू डज आ जाए तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सिमिलरली सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज यूज करोगे, तो भाई एस लगा हुआ है ना ऑलरेडी, तो दोबारा नहीं लगाओगे फर्स्ट फॉर्म में। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू यूज करोगे, और प्लूरल में तो वैसे ही एस नहीं आता है। तो अक्सर बच्चे ये गलतियां करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? हाँ, जैसे मैंने कहा शी सिंगुलर था, सिंगुलर था तो आपने क्या लगाया, डज लगाया ना। और आगे गोज नहीं किया, गो किया है, डज शी गोज टू कॉलेज कर देते हैं। सोचते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है, गोज कर दो, अरे डज आ गया ना भाई, डज शी गो टू द मॉल, या फिर शी डज नॉट गो टू द मॉल, शी डज नॉट गोज गलत हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं सिंपल तरीके से लिखूं तो क्या बनेगा, शी गोज टू द मॉल, लेकिन यहाँ तो गोज है। अब यहाँ तो गोज है, क्योंकि भाई ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना यार। अफर्मेटिव का तो स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। अभी पीछे देख के तो आए। लेकिन जैसे ही इसी का देखो ये वाला इंटेरोगेटिव बनाया, डज शी गो हो गया, टेंस वही है, सिंपल प्रेजेंट ही है, बस उसका इंटेरोगेशन है। नेगेटिव बनाया देखो फिर से, शी डज नॉट गो हो गया। तो क्या ये बातें आपको ध्यान रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी इसके अंदर? सिंपल सा है ना। हाँ, इसमें वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। जैसे देखो प्लूरल सब्जेक्ट था तो डू यूज किया, उसमें तो वैसे ही नहीं आता है। प्लूरल सब्जेक्ट था तो डू यूज किया, उसमें तो वैसे ही नहीं आता। चलो नीचे वाले 2 सेंटेंसेस में बताओ क्या एरर है एक बार। नीचे वाले 2 सेंटेंसेस में एरर बताओ। अच्छा, आपने एक चीज नोट करी, ये जो ऑफन वर्ड है ये उसी लिस्ट में से है जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी टाइम एक्सप्रेशन वाली, अगर आपको याद हो तो, या भूल गए? मतलब टाइम देख के हम टेंस डिसाइड कर सकते हैं भाई कौन सा आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में तो 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक अफर्मेटिव का वो देख ही लिया था, एक इंटेरोगेटिव का, एक नेगेटिव का। तो ये कौन सा है, इसमें तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो मतलब ये तो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव के लिए ये स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा जो ऊपर लिखा हुआ है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज लगाओगे क्योंकि सिंगुलर है। तो डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, नहीं है। तो क्या बना, हाउ ऑफन डज ही विजिट दिस प्लेस, कितनी बार वो आता है अपनी फैमिली और फ्रेंड से मिलने के लिए, ठीक है। और नीचे वाले में इंटेरोगेशन भी है और नोट भी है। तो ऐसे केसेस में आप बस इतनी बात जान लीजिए कि सब्जेक्ट प्लूरल है, आप बस ये देखो पहले मुझे, आप मुझे बताओ सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल है, डू लिखी हुई है, लेकिन आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों, टेल आएगा यहाँ पे। हाँ मिक्स करके दिया, लेकिन वो उसकी मर्जी है, वो कैसा भी करके दे, आपको स्ट्रक्चर आते हैं तो आप एक सेकंड में पहचान लोगे, है ना। तो हाउ ऑफन डज ही विजिट होगा, ऑफन डज ही विजिट, और व्हाई डोंट यू टेल हिम आएगा यहाँ पे, डू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, टोल्ड सेकंड फॉर्म है। क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस की बारीकियां क्लियर है, आपको कोई दिक्कत? हाँ, क्वेश्चन मार्क वाई के लिए क्लियर। चलो अब हम अगले टेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगले टेंस को पढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को इस वाले टेंस में और इस वाले टेंस में और इस वाले में कंफ्यूजन होती है क्या? मतलब मुझे तो बहुत होती थी यार, आपका पता नहीं अब। मतलब जब मैं छोटे होते पढ़ता था और लिखने की कोशिश करता था तो मुझे समझ में नहीं आता, तो भाई मैं क्या यूज करूं यार, आई वेंट बोलूं, आई हैव गोन बोलूं, आई हैड गोन बोलूं, क्या बोलूं भाई, बहुत कंफ्यूजन होती है ना। तो अब क्या करें इसका भाई, इन सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे वन बाय वन। पहले हम शुरुआत कर रहे हैं ये वाला टेंस अभी, ठीक है, जिसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है भाई, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2, सबने सुना है, ये सिंपल पास्ट टेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई वो रोल नहीं है कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कुछ चेंज हो जाएगा, प्लूरल है तो कुछ, ना ना ना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू हैव टू यूज V2 ओवर देयर, यस और नो। अरे बोलो हाँ, नहीं बोलोगे? ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब फिर सीधी बात करते हैं इनके यूजेस की, है ना। इनके यूज समझते हैं कि यूज कहाँ आते हैं बेसिकली। तो यूज इनके हैं ऐसे एक्शन जो पूरी तरीके से पास्ट में फिनिश्ड हो चुके हैं, ऐसे एक्शंस जो पूरी तरीके से पास्ट में फिनिश्ड हो चुके हैं उनमें हम लोग यूज करते हैं, या फिर कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3 सेंटेंसेस आपके सामने, आप मुझे बताएंगे तीनों सेंटेंसेस कुछ ऐसे हैं जो आपको ऐसा फील दे रहे हैं या ऐसा सेंस दे रहे हैं कि खत्म हो गए हैं। हाँ भाई, मैं तुम्हारे पिताजी से कल मिला, मेरे पिताजी मनाली गए थे पिछले साल और मैंने ये पेन यूके में खरीदा। क्या तीनों में दूसरी फॉर्म है सब्जेक्ट के साथ? है। आई सब्जेक्ट है, मीट मेट मेट सेकेंड फॉर्म। फादर सब्जेक्ट है, गो वेंट गोन, वेंट गोन, वेंट सेकेंड फॉर्म है। आई सब्जेक्ट है, बाय बोट बोट, बाय बोट बोट, बोट सेकेंड फॉर्म है। मतलब सब में सेकेंड फॉर्म है। अब क्या होता है ना, जब हम ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है अरे अरे हमको आ गया, लेकिन जैसे ही जब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम हवा में चले जाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट धरे के धरे रह जाते हैं। क्यों? जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने कहा कि हैव आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन 3 times। अभी जिसको पता है वो शांत रहे, जो सीख रहे हैं नए बच्चे हैं वो मेरे से वार्तालाप करें एक बार। किस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैंने ये क्वेश्चन 3 बार पूछा, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन 3 times, है ये मीनिंग। अब जैसे हम इसे पढ़ते हैं ना कि मैंने ये क्वेश्चन 3 बार पूछा, तो पढ़ते ही ये फीलिंग आती है कि भाई पूछ लिया ना, काम तो खत्म हो गया, ओवर। ऐसा फील आता है ना, काम ओवर, पूछ लिया भाई। और जब खत्म हो गया, फिनिश्ड हो गया मतलब, और फिनिश्ड हो गया तो फिनिश का क्या मतलब होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? V2। लेकिन यहां तो V2 नहीं है। तो बच्चा क्या करता है, पहले है हटाता है और फिर सब्जेक्ट के बाद ये V2 कर देता है, ऐसे आस्क्ड, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कर देता है। क्योंकि पढ़ के यही फील आ रही होती है भाई कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा, पूछ लिया तो काम खत्म, काम खत्म तो फिनिश, फिनिश का मतलब V2, V2 लगा दिया। जबकि इस सेंटेंस में V2 नहीं आएगा, जो लिखा हुआ था वही सही था।
आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन 3 टाइम्स ही सही था। अब ये तो गड़बड़ होगी, क्योंकि हम तो बेसिक में सीख के आए। अभी क्या सीख के आए कि खत्म हो जाए तो V2 लगाते हैं, वो तो खत्म का सेंस दे रहा था। अब पॉइंट पता है क्या है, हम वही गलती कर रहे हैं जो गलती हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर रहे थे, करते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या गलती कर रहे थे, लिखे हुए सेंटेंस को हम हिंदी से पहचान रहे थे कि लिखा हुआ सेंटेंस हैबिट बता रहा है कि नहीं बता रहा है। याद आ रहा है कुछ? तो मैंने कहा था आपको ऐसे नहीं करना है, टेंस ऐसे नहीं लगाना है कि आप पढ़ के उसे, आपको टाइम के बेसिस पे टेंस लगाना है। किसके बेसिस पे? टाइम की। कुछ टाइम एक्सप्रेशंस बताए थे मैंने हैबिचुअल एक्शन में, आपको याद आ रहा हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि इन टाइम के बेसिस पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाओगे, हैबिट बता रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप इसकी हिंदी निकालोगे ना, तो हिंदी इसकी ये भी निकल रही है कि फिनिश्ड है, हिंदी ये भी निकल रही है कि अनफिनिश्ड है। कैसे हो सकता है? उसने 3 बार पूछा, अब वो चौथी बार भी पूछे, 5वीं बार भी पूछे, ये भी तो सेंस आ रहा है। हमने तो बस एक एंगल देख लिया कि मैंने ये क्वेश्चन 3 बार पूछा, अरे पूछ लिया तो काम खत्म। क्या पता काम अभी खत्म ना हुआ हो, क्या पता आगे भी पूछे। तो क्या अब कंफ्यूजन हुई कि नहीं हुई? अब ऐसा डाउट आया कि नहीं आया कि यार ये तो फिनिश्ड का भी सेंस दे रहा है, ये तो अनफिनिश्ड का भी सेंस दे रहा है, तो हो गए ना कंफ्यूज। अब तो कौन सी वर्ब लगाएं फिर, कौन से टेंस लगाएं फिर? तो ऐसे करना ही नहीं है आपको। तो कैसे करना है जी, कैसे करना है कि आप कैसे पहचानोगे कि लिखे हुए सेंटेंस फिनिश्ड है कि नहीं है? कैसे पहचानोगे कि लिखा हुआ सेंटेंस फिनिश्ड है कि नहीं है? ऐसे अपनी मन मर्जी से नहीं, कुछ टाइम के बेसिस पे। सर वो टाइम कौन कौन से हैं, आप एक बार हमें लिस्ट बता सकते हो ताकि हम लोग बिल्कुल परेशान ना हो? ये है, निगाहें घुमाओ अपनी एक बार जल्दी से, जल्दी से। ये आपको कहीं पे भी दिखाई दे जाए, कहीं पे भी, तो इसका क्या मतलब, एक्शन क्या हो चुका है? फिनिश्ड हो चुका है। फिनिश्ड का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? दूसरी फॉर्म। और कोई अगर है तो हटा के बस सेकंड फॉर्म लगा दोगे। यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, इवनिंग, डे बिफोर यस्टरडे का मतलब बीता हुआ परसों। अगो, द अदर डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कोई सन दे रखा हो, कोई मंथ दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, है ना? कुछ भी दे रखा हो, कोई सन कोई मंथ, 92, 93, 94, कुछ दे रखा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई सन आ गया, कोई मंथ आ गया, तो वो भी फिनिश्ड है। ठीक है, अब ये काम करते हैं, पहले सिंपल सिंपल सेंटेंस में इस बात को इंप्लीमेंट करते हैं। एक बार बताना जरा इसके अंदर एक बार। अब ये सेंटेंस वैसे ईमानदारी से बताओ, कोई बिगनर होगा तो उसे क्या लगेगा, यार इतना बड़ा सेंटेंस मैं कैसे देखूंगा? अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो यूं यूं बनेगा, हाँ कि ना? अ फ्यू इयर्स अगो एक्सीडेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया उसकी फैमिली को, लेकिन वो सरवाइव कर गई पेन और वो फोनिक्स और एशिड। सॉरी ये क्या है फोनिक्स और एशिड, ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे लगाऊं? है, आधा बच्चा यही गोल हो रहा है, जबकि इतना देखना ही नहीं है। आपने क्या देखा है? अगो। अगो का मतलब फिनिश्ड का टाइम, फिनिश का टाइम मतलब फिनिश की वर्ब, कौन सी वर्ब है? V2। कहाँ है V2? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और ये लो जी V2, ये आंसर है। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आप मुझे ये बताओ। अब क्योंकि पास्ट की बात बताने के लिए ये भी यूज होते हैं, अभी हमने इनको पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि ये भी यूज होते हैं तो बच्चे ये भी जचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अब जचाएंगे एग्जामिनेशन में और फील से करेंगे तो फिर वो फीलिंग ले डूबेगी, है ना? जैसे जवानी ले डूबती है ना, ऐसे फीलिंग ले डूबती है। कॉन्सेप्चुअली चलना, और अगर आता है तो बनाए, एग्जाम में नहीं आता है तो छोड़ दे। सर इसका मतलब हर सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन का हिंट फिक्स होगा ही ना? कल क्या बात बोली थी मैंने, पहले ये बताओ। कल मैंने कुछ बात बोली थी और उसी बात को रिपीट कर रहे हो। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि भाई टाइम एक्सप्रेशन के बिना आप टेंस नहीं लगा सकते, चैप्टर का नाम ही टाइम एंड टेंस है। दूसरी बात, अगर 1% ऑफ द टाइम आ भी गया बिना टाइम के टेंस लगाना, तो आप एक बार जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको वो भी समझ में आने लगेगा। सेम बात को क्यों रिपीट करवाते हो भाई? तुम तो वो इस ACP प्रद्युमन वाली बात कर देते हो। वो दया आके बोल रहा है सर इसका नाम राहुल है,
क्या बात कर रहा है? राहुल इसका नाम है? हाँ 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 सर, वो राहुल निशा का भाई है। क्या बात कर रहे हैं? निशा राहुल की बहन है? वही। अबे यार, पढ़ लो ना। चलो इसका पूरा मीनिंग समझेंगे, एक बार पूरा मीनिंग देख लेते हैं। अ फ्यू इयर्स अगो, एक्सीडेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया उसकी फैमिली को, तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर गई उस दर्द से। और वो रोज किया उसने, रोज मतलब वो उठी, उठी मतलब टूट गई थी, उसने फिर बाउंस बैक किया। लाइक अ फोनिक्स, फोनिक्स फ्रॉम द एशेज, मतलब जैसे कोई राख, जैसे किसी को हम जला देते हैं तो राख बन जाता है, और राख के ढेर में से, मतलब खत्म हो गई थी एकदम, बिल्कुल मरने की स्टेज आ गई थी, उस स्टेज से वो फिर से उठ के आई है। मतलब उसने डिटर्मिनेशन दिखाई है। अब कोई भी चीज उसकी विल को तोड़ नहीं सकता है। विल मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेशन, वो विल पावर वाला विल है। जीतने की इच्छा को कोई भी अब तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी नीचे जा चुकी है और वो सरवाइव कर चुकी है। ठीक है जी, चलो इसमें बताना है एक बार। Science has given us many new inventions in the 19th century that include typewriter, aspirin, camera, sewing machine. It was indeed a golden era of science. फिर से वही चीज, फिर से वही चीज। क्या है? 19th सेंचुरी, कोई सन, कोई मंथ, कोई सदी, कुछ भी गिवन हो। ये फिनिश के टाइम है, फिनिश के टाइम में तो V2 चाहिए होगा भाई, यहाँ तो V2 नहीं है। तो हैज आता है नहीं, गिवन तो थर्ड फॉर्म है किसकी? गिव की। सेकंड फॉर्म क्या होती है? गेव। साइंस गेव अस मेनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, और उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो ये भी पास करेंगे। दैट इंक्लूडेड, 19वीं शताब्दी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे भी वर्ब उसको पास्ट में लेके जाएंगे। ठीक है, टाइपराइटर था, एस्पिरिन, कैमरा, स्विंग मशीन, सारा पास्ट में चल रहा है ना। इट वाज, यस ना। चलो इसमें बताना है एक बार, ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ऑन अक्टूबर 2006, इंडियन सुपर लीग हैज गॉटन ऑफ टू अ स्प्लेंडेड स्टार्ट इन कोलकाता। अब भाई क्या करूं, देखो ना, 12 अक्टूबर 2006 फिनिश का टाइम है यार। फिनिश्ड, तो फिनिश की वर्ब क्या होती है? V2 नहीं है यहाँ तो पहले तो हैज हटाओ। अब गोटन, तो पहली बात तो ना, एक्चुअल में गेट की तीनों फॉर्म क्या होती है? गेट, गॉड, गॉड होती है। गॉटन एडजेक्टिव होता है, गॉटन जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, गॉट ही वर्ब होती है, ध्यान रखना। हम लेकिन पढ़ रहे हैं बचपन से, गेट गॉट गॉटन है। रटिए भाई, झूठ मत बोलो। गेट गॉट गॉटन, गॉटन वर्ब होती ही नहीं है, गॉटन एडजेक्टिव होता है भाई। गेट गॉट गॉट ही होती है। हमें लेकिन V2 चाहिए ना, तो V2 क्या होती है? गॉट होती है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ गॉट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? द इंडियन सुपर लीग गॉट ऑफ का मतलब शुरुआत की, टू अ स्प्लेंडेड स्टार्ट इन कोलकाता। एक बच्चा स्टार्ट को स्टार्टेड कर रहा है। अबे कहाँ चले गए? ये है वर्ब, वर्ब को चेंज करना है। वर्ब फॉर्म्स, टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था, उस इंट्रोडक्शन में एक बात कही थी कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करके हम लोग टाइम को डिनोट करते हैं। वर्ब की फॉर्म को चेंज करके V2 का यूज करके मैं डिनोट कर रहा हूं कि पास्ट का फिनिश्ड वाला टाइम है। अब चले गए स्टार्ट पे, वो नाउन है भाई मेरे। कैसे? ये ए आर्टिकल किसके लिए आया हुआ है? स्टार्ट के लिए आया है ना। और कैसी स्टार्ट? स्प्लेंडेड स्टार्ट, तो ये उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है ना। तो नाउन में ईडी कहाँ लगा रहे हो आप? वर्ब की 5 फॉर्म होती है, नाउन की 5 फॉर्म नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई सबको? चले आगे, कोई दिक्कत किसी तरीके की? चले। अब आया वही वाला सेंटेंस कि आई आस्क दिस क्वेश्चन 3 times। अब आया ये वाला सेंटेंस। अब आप नोट करो, क्या इसमें जो 3 times लिखा हुआ है, क्या ये वो वाले टाइम एक्सप्रेशन हैं जिनकी लिस्ट मैंने अभी दिखाई? ना, उसमें तो नहीं था। अगर बच्चे उसमें नहीं था, तो क्या आप यहाँ पे V2 लगा सकते हो? नहीं लगा सकते थे। आई हैव आस्क को आई आस्क कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये 3 टाइम किसका टाइम एक्सप्रेशन है, आप कैसे टाइम के बिना जाने आप कैसे वर्ब बदलाव कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो आगे चल के भी आएगा कि 3 टाइम किसका टाइम एक्सप्रेशन है, जानेंगे अभी।
लेकिन अभी के लिए फिलहाल समझ में आ गया जो बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि V2 कहां आता है। सर एडजेक्टिव वाली समझ में नहीं आया, कैसे एडजेक्टिव को चेंज किया? चेंज तो वर्ब होता है ना, कहाँ चेंज किया एडजेक्टिव मैंने? अबे भाई मेरे, रुको यार, तुम कहाँ चला गया क्वेश्चन वो? एक मिनट यार, एक्स्ट्रा वो डालडा घी खाने की आदत हो ना तो देसी घी हजम नहीं होता, सही कहा करते हैं हमारे बड़े बूढ़े, समझो इस चीज को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता, नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, आओ पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे मैं ये कह रहा था मेरे भाई, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म है और ये तीसरी फॉर्म है। ये एक्चुअल में एडजेक्टिव होता है, ये वर्ब होती ही नहीं है, लोग इसे वर्ब मान लेते हैं। और देखो सेंटेंस में उसने हैज के बाद V3 के फॉर्म में लिख के दे दिया, ये वर्ब ही नहीं होती है एक्चुअल में, लोग वर्ब बना के यूज करते हैं इसे, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था। आना चाहिए था वैसे यहाँ पे गोट, हैज गोट, लेकिन उसने नहीं लिख के दिया, उसने हैज गोटन लिख के दिया, तो आपकी वो दो नॉलेज चेक कर रहा है। एक तो आपको पता है कि ये हैज के बाद यहाँ V3 चाहिए होता है, पहली बात तो V3 गलत लिखा हुआ है, तो V3 को आपको पहले गोट करना था यहाँ पे, मिस्टेक नंबर 1, समझ गए क्या? मिस्टेक नंबर 1, हैज गोटन को गोट करना था, क्योंकि हैज के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना? अब आपने चलो गोटन को गोट कर दिया, उसके बाद एक और गलती है। क्या गलती है? आपको ये पता है कि ये फिनिश का टाइम है, और फिनिश के टाइम के लिए क्या आता है? V2 आता है, तो V2 आता है तो हैज तो नहीं आता, और गॉट की दूसरी और तीसरी फॉर्म सेम होती है, गेट, गॉट, गॉट, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ गोट आएगा। समझ में आया कि इंडियन सुपर लीग गोट ऑफ टू अ स्प्लेंडेड स्टार्ट इन कोलकाता। अब वो बात रही गेट, गॉट, गोटन वाली की, गोटन एडजेक्टिव होता है, वो बात मैं एक्स्ट्रा बता रहा था आपको, क्योंकि बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं, ये कभी भी वर्ब की जगह पे यूज नहीं होता है, सामने वाला भी करके देगा आपको तब भी आपने गलत करना है। अब क्लियर है भाई? चलें आगे, चलो जी। गोटन एडजेक्टिव का एक एग्जांपल दे दूं आपको? बुरी तरीके से कमाई गई वेल्थ, इल गोटन वेल्थ, है ना? वेल्थ क्या है? नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है बेटा? एडजेक्टिव करता है ना, और एडजेक्टिव को कौन करता है? एडवर्ब। तो गोटन क्या होता है? हमेशा एडजेक्टिव होता है ना? क्लियर? चले आगे, चलो जी नेक्स्ट टाइप पे आ जाए। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, आप ये बताओ, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? टेंस तो पढ़ रहे हैं, टेंस में कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का क्या मतलब है? V2। V2 में कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? फिनिश्ड वाला। क्या वो कंप्लीट हो गया? हो गया। अब आते हैं दूसरे यूज के ऊपर। अब पहचान लोगे फिनिश्ड कहां लगाएंगे? जहां पे फिनिश्ड वाले टाइम एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, ऐसे रैंडमली कहीं मत लगाना। अभी आगे चल के ये पढ़ेंगे ना, ये वाला, इनके भी टाइम एक्सप्रेशंस होंगे। आगे चल के ये पढ़ेंगे ना, ये वाला, इनके भी टाइम एक्सप्रेशंस होंगे। इवन मैं सच बताऊं, बचपन में भी होते थे, लेकिन हमने कभी देखे नहीं ना। बचपन में भी होते थे, हमने बस ताते ती चुका चुकी से पढ़ा है, रहा रही से पढ़ा है। अगर और आपको मैं एक बात बताता हूँ, किताब है रेन एंड मार्टिन, रेन एंड मार्टिन सुना होगा आपने, 10th क्लास तक पढ़ाई जाती है वो बुक। उस किताब में भी बहुत सारे टाइम एक्सप्रेशन गिवन है, 6th क्लास से पढ़ाना शुरू कर देते हैं उस बुक को, 6th 7th 8th 9th 10th एकेडमिक बुक है वो वाली, लाल कलर की आती है। उस क्लास उस बुक में भी है टाइम एक्सप्रेशन, लेकिन नहीं बताया गया हमको। कोई बात, इसी वजह से कंफ्यूजन हो, इसी वजह से तो मैं आपको यही बात बोलता हूँ कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं ना, तो कंपटीशन की तैयारी करते वक्त क्वांट्स हो जाता है, रीजनिंग हो जाती है, लैंग्वेज में वक्त लगता है थोड़ा सा, क्योंकि आपने वैसे पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा था ना, तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो बात बता रहे हैं।
और आप और हम सब मिडिल क्लास फैमिली से ही तो हैं, कोई हाईफाई और कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े लिखे थोड़ी हैं यार। इतना ही होते तो सरकारी नौकरी की तैयारी थोड़ी कर रहे होते, कुछ और कर ले होते भाई। समझ रहे हो मेरी बात? तो लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत आती है इनिशियल स्टेज में। खैर कोई बात नहीं, आओ अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़े। अगले पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। जो अगला यूज सीखना है उससे क्वेश्चन आपके सामने, मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है। और हाँ, ये जो डाउट वगैरह पूछ रहे हैं ना भाई, पूछो, मैं बीच बीच में मजाक कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल दिल पे ले जाओ और सवाल पूछना बंद कर दो। सवाल पूछना आपका हक है। जब तक आप क्यूरियस नहीं होंगे, जगह जगह की वाली चीजें नहीं पूछेंगे, तब तक क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है? तो वो हंसी मजाक में बातों को टाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सवाल पूछना बंद कर दे। पूछें जितना पूछना है, डाउट सेक्शन में पिन करते हैं। ठीक है, चलो फेज्ड आएगा, आर यू श्योर? पक्का? चलो अगला जो यूज हमने पढ़ना है वो ये है कुछ, ठीक है? क्या है ये यूज? किताबों में बहुत हमें दिखता है, वैसे हम पढ़ते हैं तो इससे इसको समझते हैं। एक्चुअल में क्या है कि ना, एक स्ट्रक्चर आपको दिखता है कभी कभी, इट इज टाइम से शुरू होता हुआ। इट इज टाइम नहीं होता कभी कभी, इट इज हाई टाइम हो जाता है, इट इज अबाउट टाइम आ जाता है, अपॉर्चुन टाइम, कुछ भी आ सकता है, चारों सेम है। ये 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 चारों सेम है। ठीक है? अगर ये चारों स्ट्रक्चर कहीं आपको दिखाई दे और उनके तुरंत बाद सब्जेक्ट आए ना, तो हमेशा V2 का यूज करते हैं, हमेशा हमेशा। तो सर इस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? पहले तो इन चारों का मीनिंग जानो। इन चारों का मतलब क्या है? इन चारों का मतलब होता है दिस इज द राइट टाइम, अब वो सही समय है, दिस इज द राइट टाइम। ठीक है? और पूरे स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? पूरे स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये काम हमें करना चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? करना चाहिए। सजेशन का सेंस देता है कि काम करना चाहिए क्योंकि लेट हो गई है। अब ये तो मैं मीनिंग बस आपके सहूलियत के लिए बता रहा हूं, करना कैसे है वो सिखाता हूं आपको। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको? कि कभी भी इनके बाद, ये क्लोजेस के बाद कभी आपको सब्जेक्ट दिखे तो V2 का यूज होगा। और इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सजेशन दे रहा है, शुड का सेंस होता है क्योंकि चीजें थोड़ी लेट हो गई हैं। एग्जाम्पल आपके सामने एक सेंटेंस है, इट इज टाइम वी वर्क हार्ड। आप ये देखो, इट इज टाइम लिखा हुआ है, हाँ है। उसके बाद सब्जेक्ट है तुरंत बाद, हाँ है। तो वर्ब कौन सी आती है? V2, लेकिन यहाँ नहीं है तो आपने पहले किया V2, एक नंबर आपका पक्का। इट इज टाइम वी वर्कड हार्ड। लेकिन ईमानदारी से बताना, जैसे ही V2 देखते हैं, क्या दिमाग ये नहीं कहता कुछ पास्ट की बात हो रही होगी? लेकिन यहाँ पास्ट की बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि जब इस स्ट्रक्चर के तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस V2 आता है, वो पास्ट की बात ना करके वो सजेशन की बात करता है, वो शुड का सेंस देता है क्योंकि देरी हो गई है। तो इस सेंटेंस का मतलब पता क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है अब वो सही समय है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लेट हो गए हैं, देरी हो गई है। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है कि इट इज टाइम वी वर्कड हार्ड। हमें मेहनत करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि देरी हो गई है। ये तो पास्ट की बात कर ही नहीं रहा है, और हम हमेशा से पढ़ते आते हैं कि V2 जो होता है पास्ट की ही बात करता है। तो पास्ट के अलावा और भी बातें करता है, वो आपको सीखनी, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। आया पॉइंट समझ में सबको अच्छे से? और पूछूं? और देखें, है ना? इट इज टाइम शी लीव्स फॉर द स्टेशन। गलत है, गलत है। अब इट इज टाइम के तुरंत बाद सब्जेक्ट है तो V2 चाहिए स्ट्रक्चर में, तो लीव्स कहां से? लेफ्ट आ गया, सेकेंड फॉर्म कर दी, लीव लेफ्ट लेफ्ट। क्या लेफ्ट लगाने से पास्ट की बात हो रही है? नहीं। इस सेंटेंस का मतलब है कि अब वो सही समय है, उसे स्टेशन के लिए जाना चाहिए, है ना? शुड का सेंस आता है, सजेशन का सेंस आता है। क्यों? क्योंकि लेट हो गई है। समझे कि नहीं समझे? मान लो भाई कोई एक लड़की थी, ठीक है, 10 बजे उसे स्टेशन पे पहुंचना था। अब हो गए हैं मान लो 10:30, ठीक है, और 11 बजे की उसकी ट्रेन थी। तो भाई उसने आधा घंटा मेकअप करने में खराब कर दिया, मान लो 10:40 कर लें क्या? चलो 50 कर लेते हैं, रुको यार थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। मान लो उसने 50 मिनट मेकअप करने में खराब कर दिए भाई। 11 बजे की तो उसकी ट्रेन थी और 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम, तो 50 मिनट तो यहीं खराब कर लिए भाई उसने तो अब उसको 10:50 पे पता क्या कहा जा रहा है? इट इज हाई टाइम, अब वो सही समय है। शी लेफ्ट फॉर द स्टेशन,
उस स्टेशन पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देरी हो गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा इट इज अपॉर्चुन टाइम। अच्छा, चारों में से कुछ भी यूज कर सकता हूं मैं? चारों में से कुछ भी यूज कर सकता हूं, सेम ही है ना? चलो चलो, इट इज टाइम लिख लेता हूं सर। इट इज टाइम आई गो टू बेड। सही है ये? अरे मजाक कर रहा हूं यार, तुम तो बिल्कुल दिल पे ले जाते हो यार। किस दिन मजाक समझोगे? चीजें इतनी लिटरल मत लिया करो भाई। पढ़ाई नहीं कर पाओगे आप, दूसरे दिन आपको भागना पड़ जाएगा फिर यहाँ से। लड़कों के बारे में भी बोलेंगे, सबके बारे में बोलेंगे भाई। इट इज टाइम आई गो टू बेड। गलती है? गलती है, क्या आएगा? इट इज टाइम आई वेंट टू बेड। क्या पास्ट की बात हो रही है? नहीं, पास्ट की बात नहीं हो रही है। अब वो सही समय है, मुझे बेड पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देरी हो गई है, लेट हो गया हूं। मान लो 10 बजे सोना था, जैसे ही सोने बैठे, है ना, भाई साहब ने क्या किया, इंस्टा चला लिया। तो अब कितना कर दिया? 10-15 कर दिया भाई। होता है ऐसा? हाँ, एक बार सोने से पहले माथा टेकना होता है भाई। आ गया हूं तेरे दरबार में, बता क्या है आज की ताजा खबरें। हैं? चल रहा है भाई। तो 10-15 कर दिया, लेट कर दिया भाई। लेट हो गया ना। अब 10-15 पे याद आया, अरे भाई सोना था, सुबह 7 बजे तो एग्जाम है यार। 10-15 पे अपने आप को ये बात कही जा रही है, क्या इट इज टाइम, अब वो सही समय है। आई वेंट टू बेड, मुझे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देरी हो गई है, लिटिल लेट हो गया हूं। आया पॉइंट समझ में कि नहीं आया? मतलब घुमा फिर आगे ये बात समझ में आ गई कि भाई इस वाले स्ट्रक्चर में V2 पास्ट की बात तो कतई नहीं करता है। इट इज टाइम के तुरंत बाद सब्जेक्ट, हाई टाइम के बाद आगे V2 चाहिए। V2 तो नहीं है, ये हटाया, इसकी V2 क्या बनेगी? प्रिपेयर्ड बनेगी। ये सुन नो, हाँ कि ना? अब कुछ बच्चों को ये सेंटेंस सही लगता है, नो एरर लगता है, और पढ़ने में लगेगा भी। सच बताऊं तो पढ़ते वक्त फील आती है ऐसे कि यार क्या गलती, इट इज हाई टाइम वी शुड प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती है ना। जो स्ट्रक्चर सीखा उसके, क्योंकि शुड का सेंस देता है, शुड स्ट्रक्चर में नहीं यूज होता है। दोनों बातों में डिफरेंस है। शुड का सेंस देता है, वो स्ट्रक्चर अपने आप में ही। शुड का यूज नहीं होता उसके अंदर, तो फिर शुड कहाँ गया? प्रिपेयर्ड होगा। अब इसका मीनिंग बताओ फिर। हाँ, अब मीनिंग क्या है? हाँ, अब मीनिंग ये है कि अब वो सही समय है कि हमें बैंक पीओ के लिए प्रिपेयर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देरी हो गई है। मीनिंग ऑल्दो कोई पूछ नहीं रहा है आपसे, वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, ताकि पढ़ना भी आना चाहिए। वरना प्रिपेयर्ड लगा दिया, आपका काम हो गया। चलें जी? अरे बोलो जी। क्लियर है? हाँ, एट फूड। जैसे कि मम्मी ने आपको खाना दे दिया भाई, ये ले थाली और खा ले। सब्जी डाल दी, रोटी डाल दी भाई कटोरी में, ठीक है। ये 2 कटोरियां हैं भाई, ये सब्जी और ये रोटी डाल दी भाई। ये थोड़ा बहुत सैलेड वगैरह रख दिया भाई, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अचार रख दिया भाई, खा लियो। अब आपको लगा यार बोर हो जाऊंगा खाना खाते खाते, टीवी चला लेता हूँ, है ना? तो आपने टीवी चला लिया या फोन उठा लिया। अब जब तक कोई अच्छा मटेरियल दिख नहीं जाएगा, तब तक खाना का निवाला मुंह में जाएगा नहीं। जब हम छोटे होते थे तो रिमोट हाथ में लेके भाई साहब ऐसे चल रहा है यार, कोई मूवी, कोई कोई तो मूवी आ जाए, कोई तो शो आ जाए, है ना? खा ही नहीं रहे हम बिल्कुल भी। पता नहीं, मैं तो कभी कभी ऐसे ऐसे चैनल पे पहुंच जाता था जिनको मैंने कभी जिंदगी में छुआ भी नहीं है। कोई तो मूवी दिख जाए बढ़िया सी, खाना मेरा अच्छा आज हो जाए, है। अलग अलग चैनल पे पहुंच जा रहा हूं मैं। तो भाई इतने में क्या हुआ, मम्मी कह रही है खा ले खा ले खा ले। हम चैनल में लगे पड़े हैं भाई। मम्मी कह रही खा ले खा ले, हम चैनल में लगे पड़े हैं। भाई पीछे से आया चिमटा गरम गरम,
रिमोट उछलता हुआ गया, फिर समझ में आया अच्छा अब वो सही समय है, खाना खा लेना चाहिए, यू एट फूड, क्यों, क्योंकि देरी हो गई है। फिर ऐसा एहसास हो रहा है थोड़ी नहीं ज्यादा ही देरी हो गई है यहाँ तो, है कमर सिक गई हमारी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ भाई। पक्का? According to the National Crimes Record Bureau, Uttar Pradesh tops the list in the crime against women. It is an opportune time. The state government सब्जेक्ट हो गया, आगे वर्ब चाहिए, V2 चाहिए होगी, हैड आएगा नहीं, टेकन थर्ड फॉर्म है किसकी, टेक की। सेकंड फॉर्म क्या होती है, टेक, टुक, टेकन। तो टुक कहाँ पे है, ढूंढो, ये रहा, डी आंसर है। सबको क्लियर है? क्लियर है भाई। ये वही क्वेश्चन आ गया जो सबसे पहले दिखाया था। ये वही क्वेश्चन आ गया जो सबसे पहले दिखाया था। स्टेइंग विद पेरेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम स्पॉइल सर, मतलब अगर वो ज्यादा समय के लिए अपने पेरेंट्स के साथ रहेगी तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर के लिए प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, और हो भी सकती है जिंदगी बर्बाद। आगे बोल रहा है कि इट इज हाई टाइम, अब वो सही समय है कि उसे रियलिटी को फेस करना चाहिए, तथ्यों को फेस करना चाहिए, क्योंकि देरी हो गई है, अदरवाइज लाइफ जो है उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो सब्जेक्ट आया और V2 कहाँ है, V2 तो है ही नहीं, लो फेस्ड कर दो, इससे हो गया सही। आई होप समझ में आई वाली चीजें, है ना। आपको लगा स्पॉइल्ड होगा, बेटा सिर्फ टाइम नहीं देखना है, सिर्फ टाइम शब्द को नहीं देखना है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बताए थे याद आ रहा है? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इनको देखना है। सर पेरेंट्स के साथ रहकर जिंदगी कैसे बर्बाद होगी, भाई अब वो जाने जिसने सेंटेंस लिखा है ना, अब वो जाने जिसने सेंटेंस लिखा है। अब ऐसे एग्जामिनेशन में आरसी के टॉपिक्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिन बातों से हम एग्री नहीं करते होंगे, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में, किस तरीके से, किस हिसाब से लिखे होंगे, समझ रहे हो। तो हम उसको क्या कहेंगे, भाई मैं नहीं करता यार तेरा आरसी सॉल्व, तो मेरे ओपिनियन से बात ही उल्टी कर दी, हाँ देता ही नहीं मैं बैंक का पेपर, एसएससी की तैयारी करूंगा, ऐसा तो नहीं करोगे ना भाई। वो उसकी श्रद्धा है यार, वो जैसा मर्जी देना चाहे, है ना। अब मैं अगर ऐसे में एज्यूम करूं, अगर इन केस 1% आपका, आपकी बात को ऊपर रख भी लूं, तो यहाँ पे शायद ये हो सकता है, स्पॉइल का मतलब शायद वो वाला बर्बाद ना हो जो आप सोच रहे हैं। स्पॉइल का मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई कोई गांव में रहते हो पेरेंट्स, ठीक है, और पढ़ने के लिए उसे बाहर जाना चाहिए लेकिन वो वहीं पे ही है, बाहर नहीं जा रही है मान लो, तो इस सिचुएशन में हो सकता है ना। घर पे रहेगी तो भाई कब तक घर पे रहेगी, शायद शादी नहीं हो रही है, भाई शादी कर ले, मना कर रही है भाई, शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी, है। तो भाई जिंदगी भर अपने पेरेंट्स के साथ रहेगी तो कैसे काम चलेगा, अब तथ्य को फेस करना चाहिए, है ना। दूल्हा मियाँ ढूंढ लेना चाहिए, अदरवाइज लाइफ बड़ी हार्ड हो जाएगी, दुनिया ताने मारेगी। तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है ना दोस्त। ऐसे मत सोचा करो पेरेंट्स के साथ इतनी चीजों को इतना इमोशनली रिलेट मत करो भाई, क्वेश्चंस हैं ये, वो डिपेंड करता है सामने वाला क्या दे रहा है ना। भाई दिल पे ही ले गया यार, माँ बाप कैसे जिंदगी खराब कर रहे हैं, क्वेश्चन छोड़, तो माँ बाप कैसे खराब कर रहे हैं, क्वेश्चन गया ऐसी तैसी करवाने अपनी, पहले तो इसी को ही समझता हूँ आज मैं। तो भाई एग्जामिनेशन में पता है आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे आरसीबी मिलेंगे जिनमें बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज गिवन होगी, तो वहां पे हम नॉलेज के चक्कर में पड़े रहेंगे, सॉल्व करेंगे, यार आरसी में तो मस्त बातें कर रखी है, ये तो मेरे काम की बातें हैं, तो जिंदगी में किसी ने नहीं बताई मुझे, मजा आ रहा है, आरसी को ही लेके बैठे हुए हैं, 20 मिनट हो गया आरसी पढ़ रहे हैं भाई। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, तो किसी भी चीज को इमोशनली रिलेट मत करो लैंग्वेज में, ठीक है भाई। हाँ चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला जो यूज हमने पढ़ना है, अगला जो यूज हमने पढ़ना है, अच्छा इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं आपको, इंटरेस्टिंग फैक्ट, फिर आगे चलते हैं, काम की चीज है वो। अभी आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा कि इट इज टाइम वाला ऐसा कुछ करके, या इट इज हाई टाइम वाला ऐसा कुछ करके देखा, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज किया, ये स्ट्रक्चर था कि नहीं था। आपको पता है एक स्ट्रक्चर और होता है जो सेम बात को कन्वे करता है, पता है क्या, इट इज टाइम के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ये वाला स्ट्रक्चर भी होता है जो सेम ही बात को कन्वे करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं, इट इज टाइम टू वर्क हार्ड और इट इज टाइम वी वर्कड हार्ड, सेम है। लेकिन आप मुझे बताओ, अब वो इतना आसान देगा क्या आपको कि इट इज टाइम टू वर्क हार्ड, इट इज टाइम टू प्रिपेयर, इट इज टाइम टू गो? वो उसी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देगा जो हमको नहीं पता होता है, सेम मीनिंग वाला, जो कि ये होता है इन स्ट्रक्चर के पास जब सब्जेक्ट आता है तो V2 का यूज करते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो जैसे मैं इस बात को पता कैसे समझाता हूँ, इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ कि भाई ये है पंकज और ये है गोलू, ठीक है? एक ही लड़का है, पंकज भी और गोलू भी, बस घर पे नाम गोलू है और स्कूल में नाम क्या है, पंकज है। तो मास्टर जी आए क्लास में, पूछा पंकज कौन है, तो सबने ऐसे पॉइंट आउट कर दिया, ये रहा पंकज, ये लंबे बाल वाला। लेकिन फिर अगले दिन आए, कहते गोलू कौन है, अब सब कंफ्यूज है, भाई गोलू कौन है, जबकि पंकज ही गोलू है। तो वो ऐसी चीज देगा जो आपको नहीं पता है, गोलू देगा आपको, पंकज नहीं देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, समझ गए ना? क्योंकि पंकज वाली बात तो सबको ही पता है भाई, किसको नहीं पता है? इट इज टाइम टू गो देयर, इट इज टाइम टू वर्क हार्ड, तो बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है। और जब मैं ये बात बोलता हूँ कि सबको पता है, तो कुछ बच्चे इस बात से ऑफेंड हो जाते हैं, सर ऐसे कैसे सबको पता है, कुछ को नहीं भी पता हो सर, बिल्कुल जीरो से सीख रहे हो। भाई मुझे ये भी एज्यूम करना पड़ेगा कि आपने 12वीं पास करी है, चाहे ग्रेजुएशन पूरी की हो चाहे ना की हो, मुझे ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कुछ कुछ चीजों में, वरना 2 महीने में तो ना हो पाएगा कुछ भी, है ना? चलो अगले उस पे आते हैं, ये रहा आपके सामने अगला स्ट्रक्चर। नहीं करूं क्या एज्यूम? कोई बात नहीं, पढ़ लो यार। क्या मिस्टेक है? चलो जी, हाँ जी, यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पे ही यूज्ड टू गैम्बल आएगा। जितने बच्चे बाकी बता रहे हैं सब गलत बता रहे हैं, ही यूज्ड टू गैम्बल। लेकिन अब ये क्यों होगा, तो इसके समझने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा और इसकी शुरुआत कल करेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आज इतना ही पढ़ेंगे अभी। और जाने से पहले एक छोटी सी बात और, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में ये बातें क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे एक बच्चे का भी मैं कमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि सर इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, हमें ये याद करनी पड़ेंगी। अभी ये सेशन कौन सा चल रहा है वैसे? ये सेशन नंबर कौन सा है अभी? 8th। टोटल 60 सेशंस हैं इसके अंदर, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के। ये पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के टोटल 60 सेशंस हैं। अभी तो बच्चे कुछ आया ही नहीं है। और दूसरी बात, ये सब कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो आप सीख रहे हो। कॉन्सेप्चुअल बातें कभी भी पढ़ के याद नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन से याद होती हैं। किससे याद होती है? इम्प्लीमेंटेशन। उसका मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थियोरटिकल चीजें सीख रहे हो आप अभी, कॉन्सेप्चुअल बातें सीख रहे हो। हमेशा 30% कॉन्सेप्ट होते हैं, 70% उसकी प्रैक्टिस होती है। एग्जामिनेशन में क्या आते हैं? कॉन्सेप्ट आते हैं या कॉन्सेप्ट पे बने क्वेश्चंस आते हैं? क्या आते हैं बताओ मुझे। सीधा पूछेगा बताओ व्हाट इज नाउन, ऐसे पूछेगा? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऐसा पूछेगा? नहीं भाई, उस कॉन्सेप्ट पे बने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन, मतलब प्रैक्टिस। तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी में 30% कॉन्सेप्ट होते हैं, 70% उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस होती है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो बहुत अच्छे से एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन कर पाता है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर पाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ज्यादातर ये चीजें उन बच्चे को हैवी लगती हैं जो बच्चा बिल्कुल जीरो से, मतलब पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो ये तो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, जो हिंदी मीडियम से और जो फर्स्ट टाइम अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो आप ये मत सोच के चलो कि 2 महीने बाद मैंने टारगेट सेट किया पेपर का तो मैं निकाल दूंगा। वक्त देना पड़ेगा भाई, मजाक नहीं है। बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ऐसे हम बस मन में ठान ले कि भाई 2 महीने में सब हो जाएगा या 4 महीने में सब हो जाएगा। 2 महीने में तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे आपके अभी, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, मॉक्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके एक लेवल मेंटेन होगा। आपसे पहले बहुत सारे बच्चे भाई 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल से लगे पड़े हैं, 1 साल से भी तैयारी कर रहे हैं।
और वो उनकी मेहनत बेकार है फिर, मतलब ये सुनो, ऐसा तो नहीं है ना। तो मिनिमम 5-6 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे, सारा गेम प्रैक्टिस का है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको चीज और सजेस्ट करता हूँ, आपको आपकी काम की चीजें हैं सारी ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना इससे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी आपको। क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तब होती है जब हमने एक्सपेक्ट बहुत कुछ करके रखा हो, है ना। एक्सपेक्टेशंस जब बहुत ज्यादा होती है, जब उनपे आप लोग खरे नहीं उतरते हैं तो आपको दिल दुखता है। तो मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ, आपको जो सत्य है, तथ्य है, वो बताना चाहता हूँ। कोई हवा में नहीं रखना चाहता हूँ आपको कि हो जाएगा, मुझसे पढ़ लो, मेरी क्लास देख लो, मैं ऐसा करवा दूंगा, टेंशन मत लो, सबका करवा दूंगा, सब मेहनत करोगे। ये सब सूडो मोटिवेशन होता है दोस्त। ठीक है, इससे आप 2 दिन 3 दिन खुश रह जाओगे, उसके बाद आपको फिर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होगी होगी, बाद में फिर आप मुझे गाली दोगे। तो बेटर ये है कि पहले ही रियलिटी से आप थोड़ा सा फेस करें, रूबरू हो चीजों से। मानते हैं? हाँ, सीधी बात, नो बकवास। अभी पॉइंट क्या है ना, पॉइंट ये है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम 10th तक ढंग से हमने नहीं पढ़ी है इंग्लिश, 12th तक नहीं पढ़ी है, बाकी जा सकते हैं जिन्होंने जाना है, आज की क्लास ओवर है। 10th और 12th तक हमने नहीं पढ़ी है, ग्रेजुएशन में हमने नहीं पढ़ी है मान लो इंग्लिश। अब आप मुझे बताओ, 10th और 12th, ये 12 साल तो ये हो गए फर्स्ट क्लास से लेकर, प्लस 3 साल मैं ग्रेजुएशन के मान रहा हूँ। टोटल 15 साल हो गए ना, 15 साल। अब 15 साल हमने नहीं पढ़ी होती है इंग्लिश, और यहाँ 2 महीने में आके एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सब आ जाएगा। कहीं से भी कंपैरिजन है 15 साल और 2 महीने का? कि 15 साल हमने ढंग से नहीं पढ़ी है। वो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी गलती है कि क्यों नहीं पढ़ी है, कुछ भी हो सकता है। शायद स्कूल अच्छा ना हो, टीचर अच्छा ना हो, माहौल अच्छा ना हो, नहीं उस टाइम पे मन करता हो, अब जरूरत है, कुछ भी हो सकता। गलती नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन एक पॉइंट समझा रहा हूँ कि 15 साल से नहीं पढ़ी है और 2 महीने में आके मास्टरी गेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज अच्छी नहीं है। हाँ, जिसने थोड़े थोड़े बेसिक पढ़े हैं, हल्की हल्की क्लियर क्लियर चीजें की है, वो यहाँ पे आके क्या करता है, अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करता है, जो भूल गया है उसकी रिवीजन करता है। जो हम चीजें पढ़ा रहे हैं, ये बचपन में पढ़ाई होती है टीचर्स ने। कभी कोई बच्चे भूल जाते हैं तो रिवीजन करते हैं। किसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है, बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो वो जीरो से सीखते हैं। तो जो जीरो से सीखते हैं उनके लिए सजेशन दे रहा हूँ कि वक्त लगेगा। जिनकी रिवीजन चल रही है वो तो चलो अच्छा कर रहे हैं, उनको ठीक आ रहा है। जो बिल्कुल ही जीरो से सीख रहे हैं, थोड़ा सा वक्त देंगे। वो इतने जल्दबाजी की अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। जल्दबाजी में आप खुद भी परेशान होगे, सामने वाले को भी करोगे। ठीक है, खुद को ज्यादा करोगे। तो ये होगा पहला पॉइंट। अब आते हैं सवालों पे, आपके डाउट उठाते हैं, बाकी जा सकते हैं भाई। क्या कह रहे हैं वही, वो क्या पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता तो कैसे इंटरेस्ट ग्रो करें? यार देखो, वही ये रूट वर्ड से पढ़ना शुरू करो पहले। रूट वर्ड से इंटरेस्ट बनेगा। निमोनिक से पढ़ना शुरू करो, इंटरेस्ट बनेगा। तो पहले इन्हीं चीजों से उठाओ, इनके अलावा तो कोई ट्रिक नहीं है। बाकी अगर किसी चीज में इंटरेस्ट बनाना है तो अपना गोल और अपना जो मोटिवेशनल फैक्टर है उसे और स्ट्रॉन्ग करो थोड़ा सा, कि भाई नौकरी पानी है तो करना ही पड़ेगा। ऐसे जिंदगी जीनी ही पड़ेगी ना भाई। जिंदगी में हार थोड़ी मान लेंगे। सांसें भी तो ले ही रहे हो ना। किसी किसी का तो जीने का भी मन नहीं करता, इतने दुख है दुनिया के अंदर, जी रहे हैं ना लोग। तो वजह चाहिए, तो वजह को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। अदरवाइज तरीके मैंने बताए, रूट वर्ड्स और निमोनिक्स, इनसे पढ़ने की कोशिश करो तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा। क्या निमोनिक्स में क्या है कि सप्पल चप्पल, नहीं समझे? सप्पल और चप्पल। अब सप्पल का मतलब फ्लेक्सिबल। अब बच्चे को ये चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है, अरे यार सप्पल चप्पल, चप्पल होती है फ्लेक्सिबल, मीनिंग याद। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि जब बच्चा पहले दौड़ नहीं सकता है, पैदा होते ही दौड़ लेगा, नहीं दौड़ सकता। पहले वो रेंगना सीखेगा, घुटनों पे चलेगा, फिर उसकी मसाज की जाएगी, फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा। या कोई मान लो चल नहीं सकता, किसी का एक्सीडेंट हो गया मान लो, तो पहले वो बैसाखियों का सहारा लेगा, बैसाखियों के थ्रू चलेगा, फिर धीरे धीरे हल्के हल्के तरीके से चलेगा, बैसाखियां हटा के फिर दौड़ने लगेगा। तो हमें जब बहुत लंबी रेस में भाग लेना होता है तो हमें पहले किसी ना किसी चीज का सहारा लेना होता है। तो आप उन बैसाखियों का सहारा लो, जैसे कि रूट वर्ड और निमोनिक्स। इनका पकड़ पकड़ के, इनको पकड़ पकड़ के याद करो। जब एक बार फ्लो बन जाए तो इनको हटा दो, फिर बाकी तरीके जो मैंने बताए हैं उनसे याद करो। ठीक है जी, चलो जी। सर वो क्या है, आप रोज देते हैं टेलीग्राम पर, उसके नोट्स बनाकर पढ़े? नहीं, उनके नोट्स नहीं बनाने हैं सर। जब टाइम इनफ हो तो बिगिनर्स को कौन से अच्छे 2 कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए? देखो, जब टाइम इनफ हो ना तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट को उठाना चाहिए। ठीक है, एक वीकेस्ट और एक आपका जिसमें इंटरेस्ट हो। जिसमें इंटरेस्ट हो, स्ट्रॉन्गेस्ट कह लीजिए उसे। कारण
क्योंकि वीकेस्ट को तो टाइम देना पड़ेगा आपको, तो उसमें वैसे ही इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वीक होता है, तो इंटरेस्ट बनाने में बड़ा टाइम लगता है। साथ साथ थोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट भी चलाएंगे तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा, प्लस जो वीक है वो भी इंप्रूव होता रहेगा, तो तैयारी अच्छे से पैरेलली चलती रहेगी। अगर दोनों ही वीक उठा लोगे, दोनों ही स्ट्रॉन्ग उठा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, जहां तक मुझे लगता है। समझ गए ना? तो स्ट्रॉन्ग उठाओगे साथ साथ तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। वीक उठाओगे तो उसी के आड़ में वो भी, उसकी भी तैयारी होती रहेगी। लेकिन दोनों वीक और दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं उठाने, अगर टाइम है तो आपके पास, ठीक है। बाकी वोकैबुलरी के नोट्स नहीं बनाने हैं, वोकैबुलरी की पीडीएफ से ही पढ़ना है, बस जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोहित आपको डे 1 से देखना है भाई कोर्स को। सर आपकी क्लासेस सिलेबस में भी तो है, मैं यहाँ भी पढ़ा हूँ और वहां से भी टेंस पढ़ूँ या एक ही जगह पढ़ूँ, मतलब सर आपकी क्लासेस सिलेबस समझा नहीं भाई मैं, बाकियों को समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या सवाल पूछा है? आपकी क्लासेस सिलेबस में भी है रिकॉर्डिंग, एक ही जगह से पढ़ना है भाई, जहां से भी पढ़ना है यार, दो दो जगह से नहीं पढ़ना है। श्रेयस क्या बोल रहे हैं? सर एरर करेक्शन आरसी पैराजंबल सब हो जा रहा है मेंस लेवल तक, बट एरर डिटेक्शन प्री के गलत हो जा रहे हैं मेरे लेवल अप बैच के अंदर। प्री के गलत हो रहे हैं, प्री के गलत हो रहे हैं, तो एक काम करो, वो जो अरिहंत वाली बुक नहीं बताई थी मैंने आपको, अरिहंत की चैप्टर वाइज, है ना, अरिहंत की एक चैप्टर वाइज बुक बताई थी मैंने आपको, बैंक पीओ की, है आपके पास? नहीं है तो मंगवा लो, इंग्लिश की। उसके अंदर ना एरर्स का अलग से पोर्शन है, उसमें थोड़े से ज्यादा मुश्किल एरर्स नहीं है। एसएससी वाले हो क्या? ओके ओके ओके, तो आप एक काम कर सकते हैं, किरण उठाओ फिर भाई, मेरे एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो किरण उठा लो, है ना, किरण में से एरर्स लगाओ, थोड़े बनने लगेंगे। किरण नहीं उठा सकते तो एक काम करो, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स उठा लो। इसकी तो मैंने वो भी करवा रखी है, यूट्यूब पे सीरीज भी पड़ी होगी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की, उसको उठा लो, वो ज्यादा बेटर है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स उठा लो, किरण छोड़ दो, ठीक है, हो जाएगा। चलो करें वाइंड अप, एक लास्ट सवाल है फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सर आपकी स्पेशल क्लास वाली वीडियो कब से स्टार्ट करें? इडियम्स वाली क्लास से कभी भी शुरू कर सकते हो, जब आपका मन करे, जब आपके पास टाइम हो तब से शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आई होप सेशन अच्छा लगा, नई चीजें सीखी हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, गुड बाय।